क्या इस देश में 75 साल में भारत का संविधान लागू हुआ था क्या? जो लोग ये कह रहे हैं ना, बेईमानी कर रहे हैं। 60 साल तक इन्होंने राज किया, कश्मीर में भारत का संविधान नहीं लागू होता था। अगर संविधान की इतनी है आपको पवित्रता लगती थी तो कश्मीर में संविधान क्यों लागू नहीं किया आपने? 370 की दीवार बना करके भारत के संविधान को यहां तक क्यों अटका दिया आपने? ये बाबा साहब का, अंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? दूसरा, जम्मू कश्मीर में जो मेरे दलित भाई बहन हैं, इनको 75 साल तक आरक्षण का अधिकार नहीं मिला है जी, कोई अधिकार नहीं मिला है। तो इनको रोना क्यों नहीं आया भाई? वहां पर हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनको कोई अधिकार नहीं मिला, क्यों रोना नहीं आया? हमारी माताएं बहनें हैं वहां, उनको कोई अधिकार नहीं मिला, क्यों? संविधान था ही नहीं वहां, उनका संविधान चलता था। मैंने संविधान की सबसे बड़ी सेवा की है कि 370 हटा करके जम्मू कश्मीर में भारत का मैंने संविधान के प्रति मेरा समर्पण देखिए। जब भारत के संविधान के 60 साल हुए तब मैंने गुजरात में हाथी के ऊपर संविधान की बड़ी परत रखी और उसकी पूजा की और उसका बहुत बड़ा जुलूस निकाला। और हाथी पर सिर्फ संविधान था और राज्य का मुख्यमंत्री पैदल चल रहा था वहाँ। क्यों? मैं देशवासियों के दिल में संविधान की प्रतिष्ठा बनाना चाहता था। जब हम पार्लियामेंट में आए तो हमने संविधान दिवस मनाने का प्रस्ताव लाए। कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया और कांग्रेस पार्टी के नेता, जो आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया पार्लियामेंट में कि 26 जनवरी तो है, संविधान दिवस की क्या जरूरत है? मेरे लिए संविधान हर स्कूल में चर्चा का विषय होना चाहिए, हर बच्चे के दिल में संविधान की पवित्रता की चर्चा। ये वकीलों के लिए अदालत में धाराएं कोट करने के लिए संविधान नहीं है। संविधान हमारी जीवन की प्रेरणा बनना चाहिए, नई पीढ़ी को शिक्षा मिलनी चाहिए। और मैं देशवासियों को कहता हूँ, मेरी तीसरी टर्म में मेरे जो पहले 100 दिन के कार्यक्रम है ना, एक मैं आज पत्ता खोल देता हूँ। पहले 100 दिन में मेरा एक काम ये रहेगा कि संविधान के 75 साल को साल भर ऐसे मनाऊंगा अब तो, क्योंकि इतना झूठा बनना चाहिए, नई पीढ़ी को शिक्षा मिलनी चाहिए। और मैं देशवासियों को कहता हूँ, मेरी तीसरी टर्म में मेरे जो पहले 100 दिन के कार्यक्रम है ना, एक मैं आज पत्ता खोल देता हूँ। पहले 100 दिन में मेरा एक काम ये रहेगा कि संविधान के 75 साल को साल भर ऐसे मनाऊंगा अब तो, क्योंकि इतना झूठ बोल रहे हैं लोग, ताकि देश संविधान की पवित्रता को समझे, संविधान के महात्मा को समझे। हाँ, मैं संविधान में जितना अधिकार की चर्चा होती है, मैं कर्तव्य की भी उतनी चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि देश में कर्तव्य भाव भी जगाना चाहिए। तो मैं संविधान में अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भाव को बल देने वाली बात आने वाले 1 साल देश में जम करके चलाने वाला हूँ। एक चूँकि बात निकली राहुल गांधी की, वो कह रहे हैं कि उनका जो न्याय पत्र है वो देश के विकास का विजन है। उनका ये कहना है कि ये घोषणा पत्र ही है जो देश को आगे ले जा सकता है विकास के रास्ते पर। आपको, चूँकि आप एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, आपको कितना व्यवहारिक लगता है ये घोषणा पत्र? और दूसरा, आपने उनके घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से की है और वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो मुस्लिम वर्ड का यूज़ ही नहीं किया। मैंने तुलना नहीं की है, मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया। मैंने सीधा सीधा समझाया है कि मुस्लिम लीग की जो सोच है, मुस्लिम लीग की छाप इनके मैनिफेस्टो में है। और आप हर चीज़ में देखिए, जो मुस्लिम लीग की सोच रही है, जो भाषा रही है, वही चीज़ें इनके मैनिफेस्टो में नज़र आ रही है। वो कपड़े कोई भी पहना ले, लेकिन हिडन एजेंडा साफ दिखता है। उन्होंने बोला है, हमारा घोषणा पत्र देख के मोदी जी बहुत चिंतित है। ऐसा है कि उनको हमेशा ये रहता है कि मोदी डर जाता है, मोदी डरा हुआ है, हम बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। अब उनको अपने
आनंद में जीने दीजिए ना, पर उसमें कुछ विजन जैसी बात लगी आपको घोषणा पत्र उनको मजा आना चाहिए, आने दीजिए ना। कांग्रेस का जो आर्थिक सर्वे के बारे में बात कर रहे हैं आजकल, हम बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। अब उनको अपने आनंद में जीने दीजिए ना, पर उसमें कुछ विजन जैसी बात लगी आपको घोषणा पत्र उनको मजा आना चाहिए, आने दीजिए ना। कांग्रेस का जो आर्थिक सर्वे के बारे में बात कर रहे हैं आजकल, सो अभी सिचुएशन देश में जो सिचुएशन के हिसाब से देखा तो ये जरूरत है इकोनॉमिक सर्वे। पहली बात यह है कि उनके व्यवहार से तो लगता ही है, लेकिन इन दिनों काफी युवा लीडरशिप उनकी कांग्रेस छोड़ के बाहर निकली है। और उनका एक मुद्दा यह है कि कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह माओवादियों ने कब्जा कर लिया है। अब वो हर चीज में इस प्रकार का देश में लाइसेंस राज लाने के मूड में है। और मुझे अब लगता है कि नरसिम्हा राव को उन्होंने इतना अपमानित क्यों किया, नरसिम्हा राव को अपमानित क्यों किया इतना। प्रधानमंत्री तो उन्हीं की पार्टी के थे। उसका एक कारण नरसिम्हा राव की सरकार ने जो रिफॉर्म किए और जो लाइसेंस राज में से नरसिम्हा राव ने बाहर लाने की कोशिश की, ये इस परिवार को खटका और वो फिर से तलाश में है कि देश को लाइसेंस राज में कैसे लाया जाए। और इसलिए उनके दिमाग पर माओवादियों का कब्जा है और उनकी राजनीति में उनकी आत्मा पूरी तरह वोट बैंक की राजनीति में फंसी पड़ी हुई है, तुष्टीकरण में फंसी पड़ी हुई है। सो यूसीसी के बारे में बहुत चर्चा। और इसलिए जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, एक क्षण ऐसा आया जब देश और विदेश में करोड़ों भारतीय भाव विभोर हो गए। हम लोग वहां पर मौजूद थे, हमने देखा प्राण प्रतिष्ठा के दिन। प्राण प्रतिष्ठा की अगर बात की जाए तो विपक्ष का यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर पर अपना हक जमाना चाहती है, इसीलिए हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए। आप क्या कहेंगे इस पर? प्रभु राम को ये इतनी कम सामर्थ्यवान मानते हैं क्या? मतलब इनको इतना नॉलेज नहीं है परम पिता परमेश्वर पर कोई अधिकार कर सकता है क्या? प्रभु राम कितना महान व्यक्तित्व और एक पार्टी मामूली छोटी सी बीजेपी पार्टी प्रभु राम के सामने कुछ नहीं है भाई। ये लोग कैसी बात करते हैं? सचमुच में तो प्रभु राम उनके भी होने चाहिए, सबके होने चाहिए जी। इस पर किसी का मालिकी हक नहीं हो सकता है जी। ये सोच ही तो है जो, लेकिन ये वो क्यों बोलते हैं? उनका हिडन एजेंडा जो है ना, उस पर पर्दा लगाने के लिए ऐसे बातें बोल रहे हैं। उनका हिडन एजेंडा है उनकी वोट बैंक को संभालना, उनकी वोट बैंक को संभालना। और इसलिए वे इस प्रकार की बहानेबाजी कर रहे हैं। उनको लगता था कि जो राम मंदिर गए तो वोट बैंक गई, वोट बैंक सवाल करेगी। उनको डर यही है। आपने देखा होगा राजीव गांधी ने अपना एक कैंपेन अयोध्या से शुरू किया था, चुनावी कैंपेन, और ये सिग्नल दिया था उन्होंने। लेकिन तब उन्होंने कहा, उनको उनकी वोट बैंक ने कहा कि ये खेल खेलोगे तो तुम में और बीजेपी में फर्क क्या है, तो भाग गए। आपने देखा होगा कई चुनावों में ये लोग मंदिरों में जाते थे, इस चुनाव में नहीं जा रहे। मार किया क्या? ये आपका काम है, मुझे बताना पड़ रहा है, मेरा दुर्भाग्य है। इस बार वो इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद किसी मंदिर में नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि उनको डांट दिया गया था पिछले चुनाव में कि मोदी मंदिर करता है, तुम भी मंदिर करोगे तो हम तुमको और मोदी में फर्क क्या देखेंगे। और इसलिए वोट बैंक को बचाने के लिए मंदिर जाना बंद कर दिया है। हो सकता है मेरा इंटरव्यू देखने के बाद शायद ड्रामा कर ले, बात अलग है। तो इनका खेल वोट बैंक के आसपास है। उनको देश की भावना, देश के लोगों के सबके के आसपास है। उनको देश की भावना, देश के लोगों के
सपने संकल्प कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री जी, अगर बंगाल की तरफ देखें तो 2019 में बंगाल में अप्रत्याशित आप लोगों को बढ़त प्राप्त हुई थी। उसके बाद विधानसभा में सबसे बड़ा अपोजिशन बन के बीजेपी उठाए है और आप बार बार बंगाल में आए, इस बार भी आ रहा है और काफ़ी भारी संख्या में लोग आ भी रहा है आपको देखने के लिए। बंगाल का चुनौती को आप कैसे देख रहे हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा आपको कौन सा नजर रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। अगर भारत को विकसित होना है तो देश के कुछ राज्य हैं जो बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। देश को आगे ले जाने में सबसे ज़्यादा सामर्थ्य अगर कुछ राज्य दे सकते हैं तो उसमें एक बंगाल है। और भारत के इतिहास को देखें तो भारत को सामाजिक रूप से अगर किसी ने शक्ति दी तो बंगाल के वैचारिक क्रांति ने दी। भारत के क्रांति की धारा को आज़ादी के आंदोलन में किसने ताकत दी तो बंगाल ने दी है। भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी तो बंगाल के कारण से बनी, चाहे टैगोर जी हो, चाहे विवेकानंद जी हो, चाहे जगदीश चंद्र बोस हो। बंगाल का इतना बड़ा योगदान है जिसको दुर्भाग्य से पहले लाल वालों ने और अब टीएमसी वालों ने पिछले 50 साल में इस महान परंपरा को तहस नहस कर दिया है। देश को आगे बढ़ना है तो फिर से बंगाल का पुनर्जागरण जरूरी है, पुनर्जागृति जरूरी है। और मुझे पुनर्जागरण के अंश दिख रहे हैं। दुर्भाग्य से शॉर्ट साइटेड सत्ता भूखे लोग कब्जा करके बैठ गए। एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ड्रिवन लोग ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। अब उन्होंने, बंगाल की जनता ने पूरी तरह नकार दिया। अब उनके बदले में जो आए वो सत्ता, खुद का परिवार, खुद की ऑटोक्रेटिक नेचर, और उसमें एक ही सहारा उनको दिखता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। जिन घुसपैठियों के खिलाफ ममता जी ने पार्लियामेंट में शासक पक्ष में हिस्सा होने के बाद भी कागज उड़ा रहे थे, तूफान खड़ा कर दिया था, सोमनाथ चटर्जी के सामने तूफान खड़ा कर दिया था, वही ममता जी के लिए वो आज बहुत बड़ी सोने की थाली जैसे परोसा गया वैसे हाथ में लग गया है। अब वो उन्हीं की रक्षा में लगे। उनकी वेलफेयर स्कीम भी सबका साथ सबका विकास वाली नहीं है, सिर्फ वोट बैंक को संभाल करके वो तिजोरी खर्च करेंगे तो वोट बैंक के लिए, बाकी कहते हैं, उनको लगता है वो तो मजबूरी है, आ जाएंगे। जब तक बंगाल को वोट बैंक की राजनीति के एक प्रकार से अत्यंत दुखदायक परिस्थिति से बाहर नहीं निकालेंगे और बंगाल की उस महान परंपरा और विरासत, और बंगाल के युवा में बहुत ताकत है जी, बहुत सामर्थ्य है, उसको अगर अवसर देंगे और किसी भी भेदभाव के बिना समाज के सब वर्गों को साथ लेकर के, तो बंगाल खड़ा हो सकता है। और आज बंगाल बीजेपी को स्वीकार कर रहा है। हम 2 या 3 एमएलए हुआ करते थे, आज 80-90 तक पहुंच गए हम लोग। हम कभी पार्लियामेंट के अंदर सोच भी नहीं सकते थे, आज हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर रहे हैं। तो बंगाल ने दिल से बीजेपी को स्वीकार कर लिया है, तो वोट बैंक के लिए, बाकी कहते हैं, उनको लगता है वो तो मजबूरी है, आ जाएंगे। जब तक बंगाल को वोट बैंक की राजनीति के एक प्रकार से अत्यंत दुखदायक परिस्थिति से बाहर नहीं निकालेंगे और बंगाल की उस महान परंपरा और विरासत, और बंगाल के युवा में बहुत ताकत है जी, बहुत सामर्थ्य है, उसको अगर अवसर देंगे और किसी भी भेदभाव के बिना समाज के सब वर्गों को साथ लेकर के, तो बंगाल खड़ा हो सकता है। और आज बंगाल बीजेपी को स्वीकार कर रहा है। हम 2 या 3 एमएलए हुआ करते थे, आज 80-90 तक पहुंच गए हम लोग। हम कभी पार्लियामेंट के अंदर सोच भी नहीं सकते थे, आज हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर रहे हैं।
तो बंगाल ने दिल से बीजेपी को स्वीकार कर लिया है। वोट की दुनिया में अभी हमें कभी बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि जनता हिंसा जिस प्रकार का वातावरण है सबसे बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र में सारे देश में अब शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं। देखिए पहले 2 हुए, कहीं से हिंसा, बंगाल के सिवाय कहीं से घटना ही नहीं आती थी। या तो बंगाल से आएगी या केरल से आएगी। जब त्रिपुरा में भी कम्युनिस्टों की गवर्नमेंट थी, हिंसा की घटनाएं आती थी। कम्युनिस्ट गए, हिंसा की घटना बंद थी। बंगाल में कम्युनिस्ट गए, बंद हुआ, लेकिन अब ममता दीदी ने वही रास्ता अपना लिया। तो दुर्भाग्य है, लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। और आज की राजनीति बंगाल की बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है, देश के लिए चुनौती है जी। देश इस प्रकार से नहीं चल सकता जी। ऐसे बंगाल में हम लोग देखा जाए तो 50% 50% महिलाओं है। बंद हुआ, लेकिन अब ममता दीदी ने वही रास्ता अपना लिया। तो दुर्भाग्य है, लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। और आज की राजनीति बंगाल की बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है, देश के लिए चुनौती है जी। देश इस प्रकार से नहीं चल सकता जी। ऐसे बंगाल में हम लोग देखा जाए तो 50% 50% महिलाओं है वोटर्स के अंदर। और पिछले चुनाव में भी देखे हैं कि देश का महिलाओं ने बीजेपी को बहुत अच्छी खासी सपोर्ट दिया है। तो इस बार बंगाल के लिए स्पेशली ये संदेशखाली का जो भी हम लोगों ने देखा सुना, इसके बाद मोदी का गारंटी क्या है? पहली बात है, एक तो मेरा खुद की सोच क्या है, राजनीति छोड़ दीजिए। भारत की 50% जनसंख्या वो भारत की विकास यात्रा में भागीदार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। अगर हम भारत की 50% जनसंख्या को विकास यात्रा में भागीदार बनाते हैं तो देश की इकोनॉमी को एकदम से नया क्षेत्र में बल मिल जाएगा। तो मैं गुजरात के मेरे काम को भी देखिए, मैं महिलाओं को सबसे ज़्यादा एम्पावर करने में ताकत लगा था। कोई कहीं कुछ बुरा था इसलिए नहीं, मुझे पॉजिटिव लगता है। अब जैसे मेरे यहाँ अमूल डेयरी एक बहुत बड़ा उदाहरण है आपके सामने, या लिज्जत पापड़ बहुत बड़ा उदाहरण है। ये दोनों आज किसी भी कॉरपोरेट वर्ल्ड को कंपटीशन करते हैं, लेकिन दोनों महिलाओं के द्वारा चलती है। मतलब हमारे देश की महिलाओं की इतनी बड़ी ताकत है कि वो पूरी स्थिति बदल सकती। अब मैंने खादी पर बल दिया। आज खादी इतनी तेजी से बढ़ रही है जी, पहले की तुलना में खादी की बिक्री, खादी में रोजगार, खादी का कारोबार 2-2.5 गुना बढ़ गया। लेकिन आप देखेंगे तो खादी में 80% काम करने वाली महिलाएं हैं। हमने विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, 10 करोड़ महिलाओं को जोड़ा है। लेकिन अभी तक क्या है, हमने महिलाओं को छोटे मोटे कामों से कर लिया तो वो एम्पावर होगा, नहीं। मैं उसको एकदम से ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अभी ड्रोन दीदी का काम उठाया है। जब गांव के लोग देखेंगे कि ये तो ड्रोन पायलट है, ड्रोन चलाती है, खेती करती है, तो महिलाओं की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। मैं एक साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ना चाहता हूँ। तो एक तो मेरा इन जनरल एक कमिटमेंट है। अब जहाँ तक बंगाल का सवाल है, मैं मानता हूँ कि सुरक्षा एक सबसे बड़ा गंभीर मसला है। जिस प्रकार से संदेशखाली की घटनाएं घटी और जो दबी हुई कोई माता बहन अपने व्यक्तिगत जीवन में बाहर खुलकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करती है। संदेशखाली में जिस प्रकार से मैं उन माताओं को मिलाता था, आंख में से आंसू निकल आते थे, सुनता था तो दर्द होता था। और पॉलिटिकली शेल्टर मिले और उस प्रकार से व्यवस्था हो, तब जाकर के बहुत बड़ी चिंता होती। और सरकार किसी भी हालत में उनकी बात सुनने को तैयार ना हो। हमने एक बहन बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी में रहती, रेखा पा, शेल्टर मिले और उस प्रकार से व्यवस्था हो, तब जाकर के बहुत बड़ी चिंता होती। और सरकार किसी भी हालत में उनकी बात सुनने को तैयार ना हो। हमने एक बहन बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी में रहती, रेखा पात्रा जी करके, उनको हमने टिकट दिया है। साहब देखिए कैसे लोग हैं।
मैंने रेखा पात्रा जी को टिकट देने के बाद फ़ोन किया कि मैं मिला था पहले उनको। मैंने कहा दीदी आपके पास पैसे नहीं होंगे तो हम एक काम करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे और लोगों को कहेंगे कि रेखा दीदी के लिए 1 वोट तो देना लेकिन 1 रुपया देना। तो मुझे रेखा जी कह रही है नहीं नहीं साहब, मैं पैसा नहीं मांगूंगी, मैं पैसे नहीं मांगूंगी, मैं हाथ जोड़ के मांगूंगी कि वोट दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए। साहब जिस बंगाल में ये नारी शक्ति हो वो बंगाल देश को आगे ले जा सकता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि बंगाल में नारी शक्ति, ये नारी के द्वारा उत्पीड़न जो चल रहा है उसका जवाब भी नारी शक्ति देगी और दिखाएगी कि एक नारी सत्ता पर बैठी है और ये जुल्म हो रहा है, दुख उसका है महिलाओं को। कोई एक सरफरा पुरुष बैठा होता और गड़बड़ होती तो महिलाएं कहती ये तो निकम्मा है। कि एक नारी के रहते होता है तो लोग नहीं सहन करते और उसके कारण पुरुषों के भी दर्द होता है, पुरुषों के भी दर्द होता है, ये कैसे चल सकता है जी। और उसके कारण बंगाल में मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन, मैं बिल्कुल एक समय इंतजार करना है, वो कुछ नहीं है जी, सब बना बनाया पड़ा हुआ है जी। यानी थोड़ा सा मैं आपको महाराष्ट्र की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में विपक्ष